बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। आज जो बात है वो हम बात करेंगे कि व्लॉग तो मैं रोज़ ही करता हूँ, लेकिन ये कि जो असल में आज मैं बात करना चाहता हूँ वो खुल खुला के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो हमारे मुल्क में रेशा हैं दूसरे मुल्कों की, तो उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को भी उन भयानक चेहरों के पीछे जो छुपे हुए लोग हैं, जो मुल्क हैं, उनका बताना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में इंडिया में G20 यानी जिसको ग्रुप 20 कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इंडिया ने CPEC के मुकाबले में एक कॉरिडोर या एक मुआशी तरक्की का रास्ता इंडिया ने जो लॉन्च किया और उसमें उनके जो हिस्सेदार बने या उसके जो पार्टनर बने वो अमेरिका से लेके फ्रांस तक और हमारे कई ब्रदर ममालिक भी उसका हिस्सा होंगे। असल में अमेरिका क्या बेचता है, यूरोप वाले क्या बेचते हैं, ये तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट की लड़ी जुड़ी हुई है वो हमारे जो अपने हैं, जिनको हमारे ब्रदर कहते हुए हमारी ज़ुबान नहीं थकती। लेकिन आप लोगों के इल्म में होगा कि बरसगीर के दो मशहूर किरदार जिनको हम मीर जाफ़र सादिक के नाम से जानते हैं, समझे हमारे बरादरान ने यूसुफ का किरदार अदा कर रहे हैं। वो हमारे ब्रदर नहीं हैं, बल्कि वो हमारे दुश्मनों से मिले हुए हैं। और उन सब का एजेंडा इस इलाके में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसको तरक्की देना उनका मकसूद नहीं है। असल में उन सब का एजेंडा हमें पाकिस्तान को एज ए नेशन, एज ए कंट्री मटाना है। तो ये जो भूल है ये अब आप लोगों की दूर हो जानी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आपके सामने आ चुका होगा कि ये वो ममालिक हैं जो 60 में हमसे खैरात लिया करते थे, जिनको हम ज़कात का पैसा दिया करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि बदलता है वक्त कैसे, ये आपसे यकीनन अब ढका छुपा नहीं रहा होगा। देखें, जिनको हम ज़कात दिया करते थे वो आज हमारे सरों के ऊपर वही जो सदियों पुरानी उनकी जहनीत की, बल्कि उनकी जहनीत की गुलामी का जो उनमें खमार है, अब उन्होंने नए गुलाम ढूंढे हैं। वो हमारी शक्ल में हैं या वो बेशक इंडोनेशियंस की शक्ल में हैं या वो बरसगीर के दूसरे लोगों की शक्ल में हैं, लेकिन उनके ज़हनों से अभी तक ये गुलामी गई नहीं है। तो उन्होंने नए गुलाम ढूंढे हैं जिनमें उन्होंने हमें भी शामिल कर दिया है। वरना अगर कुरान पाक ये फरमाता है कि सब मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर मुसलमान के जिस्म को एक तरफ से थोड़ी तकलीफ होती है तो वो पूरे बदन को होती है, क्योंकि हम एक उम्मा हैं जो एक अल्लाह और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम यकीन रखते हैं और एक कुरान के ऊपर हम यकीन रखते हैं। तो हमारा नाता उनसे बंधा हुआ है। लेकिन याद रखें, ये मुसलमानों में जो किरदार हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उनके नाम बेशक मुसलमानों वाले हों, लेकिन उनके किरदार भी मुसलमानों वाले हों, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही ममालिक होते हैं, उनका भी यही होता है कि उनके नाम बेशक इस्लामी ममालिक हों या जिनको ब्रदर कहते नहीं थकते थे वो हों, लेकिन उनके किरदार हिंदुओं से मिले हों, उन लोगों से मिले हों जो हमारे असली दुश्मन हैं।
नाज़रीन इकराम, आपसे कुछ छुपाना मकसूद नहीं है। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी से लेके एस्टेब्लिशमेंट तक उनके सामने खुली हकीकत है कि बलूचिस्तान को बर्बाद करने में, बलूचिस्तान में जो बेचैनी बदअमनी फैली हुई है, उसमें किन का किरदार है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि क्योंकि हमारी हमेशा गवर्नमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में और हमारी अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ा हमेशा फासला रहता है, इसलिए हमें वो नहीं बताया जाता जो होता है। वरना क्या मशरकी बॉर्डर, क्या मगरबी बॉर्डर, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कौन करा रहा है, वहाँ पे हमारे फौजियों की लाशें जो हम रोज़ उठाते हैं, उनको कौन शहीद करवा रहा है। शहीद करने वालों से मैं की बात नहीं करता, कातलों की। उनको शहीद कौन करा रहा है, उनको असला कौन दे रहा है, उनके पीछे कौन है। असल में इसको आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन क्या करें, हमारे भी मुंह बंद है मसलतों की वजह से। हम भी डरते हैं उनकी वजह से जिन्होंने हमें डराने का एक पूरा जाल बिछा रखा है। तो हमारा मीडिया क्या, हम जैसे क्या, आपके सामने वो हकीकतें जो हमें सामने लानी चाहिए वो हम नहीं ला सकते। बहरहाल अब ये सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो यकीनन चाइना का शुरू हो चुका है। अब हमारी दोस्ती को 75 साल हो चुके हैं चाइना के साथ। पहले दिन से हमने उनका बॉर्डर महफूज रखा है। पहले दिन से हम उनके साथ एक यकजान की तरह हम खड़े हैं। हमने उनके बॉर्डर के ऊपर उनको कभी कुछ नहीं होने दिया। अब ये चाइना का इम्तिहान है कि क्या वो हमें आगे लेके जाना सोचता है या वो हमें एज इट इज रखना चाहता है। और क्योंकि अभी चाइना की तरक्की के दुनिया में डंके बज रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि हम उसके बॉर्डर के साथ रहते हुए उसके एक कंट्री, जैसे एक कंट्री होता है और उसके दोस्त होते हैं, तो जनाब हम भी उसी दोस्ती का दम भरने वाले हैं। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि हमारी दोस्ती समंदरों की गहराई से ज्यादा गहरी है और माउंट एवरेस्ट से ऊंची है, यानी कि आसमान की बुलंदियों को छूती हुई। लेकिन हमारे पास है क्या? अभी तक हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, चाइना को भी सोचना चाहिए। अगर हमारे अजली दुश्मन के साथ दूसरे मुल्क पिंगे बढ़ा रहे हैं, तो यकीनन अब चाइना को सोचना होगा कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग अब ऐसा नहीं चाहेंगे कि जैसा पहले से चलता आ रहा है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सोचने का मुकाम पैदा हो गया है। नाज़रीन इकराम, अब आपके सामने आ चुका होगा कि दोस्त कौन है और दोस्तनुमा दुश्मन कौन है, और हमारे ऊपर, हमारे ही मुल्क में बर्बादी करने वाले कोई बाहर के किरदार नहीं है। उन्हीं के गमाश्ते यहां पे पाले हुए हैं। उनको पहचानना, उनको एलिमिनेट करना, यह हमारी फोर्सेस का काम है। बेशक वो अपना काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं और यकीनन उनको देना भी चाहिए, क्योंकि हमने ये बेटे इसलिए पाले हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में अमन और सुकून रखें। नाज़रीन इकराम, अब बातें हैं हम उस साल कैदी नंबर 804 को जेल में बंद रख के उसके ऊपर अजीतों का सिलसिला जारी है। कभी उसके, आप सोचें कि एक आदमी को जेल में रखा हुआ है, कभी उसके बैरक की छत उड़ जाती है, कभी पानी टपकता है, कभी उसको गीले मैट्रेस के ऊपर सोना पड़ता है। आपको पता है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वो एक पाकिस्तान की बात करता है। ये इसलिए हो रहा है कि वो पाकिस्तान को, जो ये दोस्तनुमा दुश्मन हमारे ममालिक हैं, उसमें उनकी सफ में लाके खड़ा करना चाहता है कि जहां पे उनको उनकी हकीकतों, उनके सामने उनकी हकीकतें अश्कारा हों, उनको पता चले कि आपका हकीकी दोस्त पाकिस्तान है और आपका कोई दूसरा नहीं है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि दुनिया में हो रहा है कि इन पूरी रशादवानियों में पाकिस्तान अपना मकाम जो पहले बना चुका था, अब वो भी उसके ऊपर उसके लिए ठहरना मुश्किल हो रहा है। कभी हम PIA की खबरें सुनते हैं कि उसके साथ क्या होगा, कभी हम इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की खबरें सुनते हैं और कभी हम लॉलीपॉप की खबरें सुनते हैं। लेकिन मेन मीडिया में क्योंकि कुछ नहीं आता, इसलिए यही जो एक सोर्स ऑफ
इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने है, इसी के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा और यकीन करना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखें, इसमें भी बहुत से हमारे दुश्मनों के गुमाश्ते घुसे हुए हैं। इसलिए आप खुद तजिया करें, आप खुद सोचें कि आप खुद पहचानें कि आपके साथ कहीं धोखा तो नहीं किया जा रहा। क्या करें? अगर पाकिस्तान की सियासत की बात ना करें तो ना हमारा व्लॉग मुकम्मल होता है, ना हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर बात किए बगैर हम रह नहीं सकते। बहरहाल ज़राग यही बताते हैं कि जी इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन होनी शुरू हो चुकी है। वो क्या कहते हैं कि वो गुलाम तैयार किए जा रहे हैं और ऐसे तैयार किया जा रहा है कि उनको घोड़ों के ऊपर बिठाया जाएगा और उनको घोड़ों के ऊपर बिठा के ऐवाने सदर में पार्लियामेंट में पहुंचाया जाएगा और फिर अगले 10 साल के लिए एक नए पौधों की आबियारी की जाएगी ताकि उनके पीछे से जो तनाबे हैं वो खींच सकें और मोम की नाक की तरह आइन को जिस तरफ चाहे मोड़ सकें। लेकिन ये लोग नहीं जानते जो ये कर रहे हैं कि ये इन तजर्बात का मुतमल अब ये मुल्क नहीं हो सकता। ये ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप को काबू किया हुआ है, बेशक वो बदनीयत सियासतदानों का है, ब्यूरोक्रेसी का है या कोई दूसरे लोग हैं, लेकिन यकीन रखें ये खेल ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये चलने वाला होता तो शाह ईरान से बड़ा कोई नहीं था इस इलाके में, शाह ईरान से ज़्यादा किसी की बड़ी फौज नहीं थी, शाह ईरान से ज़्यादा बड़ी किसी की ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। लेकिन आप देख रहे हैं शाह ईरान के साथ क्या हुआ। मजलूम ईरानियों ने उससे अपना हक छीन लिया। एक दीन फरोश जो मिलके नानी के साथ मरियम नवाज के साथ मिलके जो वो खेल रचा रहा है और वो जिसकी कब्र में टांगे हैं, वो चाहता है कि एक दफ़ा मेरा बेटा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए। ज़बरदस्ती उसने वज़ीर ख़ारजा तो उसको बनवा दिया। लेकिन याद रखना, इन्हीं इंटरनेशनल गमाश्तों की गुंडों की वजह से वो भी हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बना, वरना क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा। जनाब अली, इस गठजोड़ में सब शामिल हैं। आपको उनको पहचानना है, अपने मुल्क को अपने बच्चों के लिए आगे लेके जाना है। अगर सदर साहब ने इलेक्शन की डेट नहीं दी तो यकीनन वो भी उसी सफ पे खड़े हो जाएंगे जिसमें दूसरे खड़े हैं। मैं यहाँ महमूद अयाज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि महमूद अयाज का जो किरदार था वो तरीक का एक हिस्सा है। लेकिन याद रखें, इस पाकिस्तान को अगर बचाना है तो खान को जेल से रहा करना होगा, उसको वापस प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, हमारी इंटरनेशनल गमाश्तों के पास कोई चारा नहीं है। बहरहाल थोड़े कहे को ज़्यादा समझना। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए भी टाइम ख़त्म हो गया। वरा मिनल बला नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।